एक दिन जब बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था और राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही थी, एक दूर देश का व्यापारी जिसका नाम था धनराज दरबार में उपस्थित हुआ। धनराज अपनी व्यापारिक कुशलता और चतुराई के लिए अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से सुन रखे थे, पर उसे उन पर पूरा विश्वास नहीं था। वो स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान समझता था और ये परखना चाहता था कि क्या बीरबल सचमुच उतने ही चतुर है जितनी उनकी ख्याति है। धनराज ने बादशाह अकबर को कीमती उपहार भेंट किए और फिर विनम्रता का स्वांग रचते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने आपके न्यायप्रिय शासन और आपके मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं एक साधारण व्यापारी हूं, परंतु मेरे मन में कुछ ऐसी उलझनें हैं जिन्हें कोई सुलझा नहीं पा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बीरबल जी के समक्ष अपनी 3 शर्तें रखना चाहूंगा। यदि वे मेरी इन 3 शर्तों को पूरा कर दें तो मैं उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा और मान लूंगा कि वे सचमुच संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक है। और यदि वे विफल रहे तो खैर, मैं समझ जाऊंगा कि बातें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। व्यापारी की बातों में अहंकार और चुनौती का भाव स्पष्ट झलक रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से व्यापारी की बातें सुन रहे थे। बादशाह जानते थे कि बीरबल ऐसी चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि उनका आनंद लेते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है व्यापारी, तुम्हारी शर्तें क्या है? बीरबल तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने को तैयार है। धनराज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि बीरबल मुझे एक ऐसा बर्तन लाकर दे जिसमें न तो कुछ अंदर जा सके और नहीं कुछ बाहर आ सके। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा कौन सा बर्तन हो सकता है? यदि बर्तन है तो उसमें कुछ रखने या निकालने की जगह तो होगी ही। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि व्यापारी ने पहली ही शर्त ऐसी रख दी है जिसे पूरा करना असंभव है। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी जी, आपकी पहली शर्त मुझे स्वीकार है। मुझे इसके लिए 1 दिन का समय चाहिए। धनराज ने कहा, ठीक है, मेरी दूसरी शर्त यह है कि बीरबल मुझे एक ऐसा वस्त्र लाकर दें जिसे न तो कभी पहना जा सके और नहीं कभी उतारा जा सके। ये शर्त पहली से भी अधिक विचित्र थी। ऐसा कौन सा वस्त्र हो सकता है? दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। आज तो बीरबल बुरी तरह फंसेंगे, एक दरबारी ने दूसरे से कहा। बीरबल के चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आपकी ये शर्त भी मुझे स्वीकार है। इसके लिए भी मुझे 1 दिन का समय दीजिए। धनराज का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने अपनी अंतिम और सबसे कठिन शर्त रखी, और मेरी तीसरी शर्त यह है कि बीरबल मुझे एक ऐसा सपना सुनाए जो उन्होंने पिछली रात देखा हो, और वो सपना इतना अद्भुत हो कि सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाए। परंतु बीरबल को यह भी साबित करना होगा कि वो सपना उन्होंने सचमुच देखा था, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ये शर्त सुनकर दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सपना सुनाना तो आसान था, पर यह साबित करना कि वह सचमुच देखा गया सपना है, यह कैसे संभव था? सपने तो व्यक्ति की निजी अनुभूति होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रमाण नहीं होता। बादशाह अकबर भी सोचने लगे कि बीरबल इस पहेली को कैसे हल करेंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की, मानो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने व्यापारी की ओर देखकर कहा, व्यापारी जी, आपकी तीनों शर्तें मुझे स्वीकार है। आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं तीनों शर्तों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। धनराज विजयी भाव से मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल उसकी शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, खासकर तीसरी शर्त, और उसे बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर मिल जाएगा। पहले दिन बीरबल ने पहली शर्त पर विचार किया। ऐसा बर्तन जिसमें न कुछ अंदर जा सके न बाहर। वे शहर के कुम्हारों के पास गए, लोहारों से मिले, पर ऐसा कोई बर्तन उन्हें समझ नहीं आया।
शाम को जब वे अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उनकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ी जिसमें चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। वे मुस्कुराए। अगले दिन दरबार में बीरबल एक छोटा सा बंद मिट्टी का पात्र लेकर पहुंचे। उन्होंने उसे धनराज को देते हुए कहा, व्यापारी जी, ये लीजिए आपकी पहली शर्त का उत्तर। ये एक ऐसा बर्तन है जिसमें न तो कुछ अंदर जा सकता है और न ही कुछ बाहर आ सकता है। धनराज ने उत्सुकता से उस पात्र को देखा। वो पूरी तरह से बंद था। उसने उसे हिलाकर देखा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने पूछा, इसमें क्या है और ये कैसे तुम्हारी शर्त पूरी करता है? बीरबल ने कहा, इसमें एक अजन्मा चूजा है जो अभी अंडे के भीतर है। जब तक अंडा फूटेगा नहीं तब तक न तो कोई चीज जैसे हवा या भोजन अंडे के कवच को भेद कर चूजे तक पहुंच सकती है और न ही चूजा अंडे से बाहर आ सकता है। अंडा स्वयं में एक ऐसा प्राकृतिक पात्र है जो इस शर्त को पूरा करता है। यह सुनकर धनराज अवाक रह गया। बीरबल ने कितनी चतुराई से एक साधारण अंडे को उसकी शर्त का जवाब बना दिया था। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अब बारी थी दूसरी शर्त की, ऐसा वस्त्र जिसे न पहना जा सके न उतारा जा सके। दूसरे दिन बीरबल ने इस पर विचार किया। वे बुनकरों के पास गए, दर्जियों से मिले, पर कोई ऐसा वस्त्र उनकी समझ में नहीं आया। वे महल के शस्त्रागार में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक पुराने जंग लगे कवच पर पड़ी। उसे देखकर उनके चेहरे पर फिर वही चिरपरिचित मुस्कान लौट आई। अगले दिन दरबार में बीरबल अपने साथ एक छोटा जंग लगा हुआ लोहे का कवच लेकर आए। उन्होंने उसे धनराज को दिखाते हुए कहा, व्यापारी जी, ये है आपकी दूसरी शर्त का उत्तर। ये एक ऐसा वस्त्र है जिसे न तो पहना जा सकता है और न ही उतारा जा सकता है। धनराज ने उस जंग लगे कवच को देखा। वो इतना छोटा और विकृत हो चुका था कि उसे पहनना असंभव था और जंग के कारण उसके जोड़ भी जाम हो चुके थे। इसलिए उसे खोलना या उतारना भी नामुमकिन था। बीरबल ने समझाया, ये एक शिशु योद्धा का कवच है जो वर्षों पहले इस्तेमाल होता था। समय के साथ ये इतना छोटा रह गया है कि कोई वयस्क इसे पहन नहीं सकता और जंग लगने के कारण इसके हिस्से आपस में ऐसे जुड़ गए हैं कि इसे उतारा भी नहीं जा सकता। ये वस्त्र की परिभाषा में तो आता है, पर आपकी शर्त को भी पूरा करता है। एक बार फिर धनराज निरुत्तर हो गया। बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि और तर्क शक्ति ने उसे पुनः पराजित कर दिया था। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब अंतिम और सबसे कठिन शर्त बची थी। पिछली रात देखा गया अद्भुत सपना सुनाना और उसे सच साबित करना। तीसरे दिन बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की गंभीरता और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। सभी उत्सुक थे कि बीरबल क्या सपना सुनाएंगे और उसे कैसे सिद्ध करेंगे। बीरबल ने धनराज की ओर देखकर कहा, व्यापारी जी, आपकी तीसरी शर्त का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। पिछली रात मैंने एक अत्यंत अद्भुत और अविश्वसनीय सपना देखा। सारा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। बीरबल ने कहना शुरू किया, मैंने सपने में देखा कि मैं और आप, व्यापारी धनराज, एक बहुत लंबी यात्रा पर निकले हैं। हम चलते चलते एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंच गए जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। हमारी प्यास बढ़ती जा रही थी और हमारे कंठ सूख कर कांटा हो गए थे। तभी अचानक हमें थोड़ी दूर पर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वो सोने की अशर्फियों से भरा एक मटका था और उसके ठीक पास एक छोटा सा मिट्टी का लोटा रखा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। बीरबल ने एक क्षण रुककर धनराज की ओर देखा, फिर आगे कहा, हम दोनों ही प्यास से बेहाल थे। आपने कहा, बीरबल, ये सारा सोना मेरा है क्योंकि इसे पहले मैंने देखा और ये पानी भी मेरा है। मैंने कहा, व्यापारी जी, सोना भले ही आप रख लें, पर पानी आधा आधा बांट लेते हैं, वरना हम दोनों ही प्यास से मर जाएंगे।
पर आप नहीं माने। आपने कहा कि यदि मुझे पानी चाहिए तो मुझे आपके गुलाम के तौर पर अपनी सेवाएं देनी होंगी और ये लिख कर देना होगा कि मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। बीरबल की कहानी सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। धनराज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बीरबल ने आगे कहा, सपने में प्यास से मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैंने आपकी शर्त मान ली। मैंने एक दस्तावेज पर अंगूठा लगाकर दिया कि मैं बीरबल आज से व्यापारी धनराज का गुलाम हूं और इसके बदले में आपने मुझे आधा लोटा पानी दिया। कहानी यहां रुकी। धनराज जोर से चिल्लाया, ये सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा और नहीं मैंने तुम्हें कोई गुलाम बनाया। तुम मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। ये बकवास है। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे खोलकर दिखाते हुए कहा, व्यापारी जी, आप कैसे कह सकते हैं कि यह मनगढ़ंत कहानी है? ये देखिए, ये वही दस्तावेज है जिस पर कल रात सपने में मैंने आपके गुलाम बनने के लिए अंगूठा लगाया था। और ये देखिए, इस पर आपके भी हस्ताक्षर हैं कि आपने मुझे पानी के बदले अपना गुलाम स्वीकार किया है। बीरबल ने वो दस्तावेज बादशाह अकबर को दिखाया। उस पर सचमुच बीरबल के अंगूठे का निशान और धनराज के नाम से मिलते जुलते कुछ अस्पष्ट हस्ताक्षर थे, जो बीरबल ने बड़ी चतुराई से पहले ही तैयार कर लिए थे। अब धनराज की स्थिति देखने लायक थी। यदि वो कहता कि यह दस्तावेज झूठा है और उसने ऐसा कोई सपना नहीं देखा, तो वो बीरबल की बात को ही प्रमाणित कर रहा होता कि बीरबल ने सपना देखा और उसे सिद्ध भी कर दिया, भले ही चालाकी से। और यदि वो चुप रहता या ये मान लेता कि हां, ऐसा ही कुछ अस्पष्ट याद आ रहा है, तो वो एक तरह से बीरबल की गुलामी स्वीकार कर लेता, जो उसके अहंकार के लिए असहनीय होता। बीरबल ने कहा, व्यापारी जी, अब आप ही बताइए, क्या यह सपना अद्भुत नहीं था? और क्या मैंने ये सिद्ध नहीं कर दिया कि मैंने ये सपना सचमुच देखा था, जिसके प्रमाण के तौर पर यह दस्तावेज भी मौजूद है? बादशाह अकबर बीरबल की इस अविश्वसनीय चतुराई पर ठाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने तो व्यापारी को ऐसी दुविधा में डाल दिया है जहां से निकलना असंभव है। तुमने न केवल एक अद्भुत सपना सुनाया, बल्कि उसे सिद्ध करने का एक नायाब तरीका भी ढूंढ निकाला। धनराज का चेहरा शर्म और क्रोध से लाल पीला हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि बीरबल ने उसे उसी के बुने जाल में फंसा दिया है। उसकी सारी चतुराई बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे पानी भर रही थी। उसने हार मानते हुए सिर झुका लिया और बीरबल से क्षमा मांगी। अपनी शर्त के अनुसार उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं बीरबल को भेंट की। बीरबल ने विनम्रता से स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की और उन्हें राजकोष में जमा करने का आदेश दिया। कहानी 2। आगरा का किला। दोपहर का समय। सूरज अपनी पूरी तपिश से चमक रहा था और किले की दीवारें भी मानो गर्मी से हाँफ रही थी। दीवान खास में बादशाह अकबर अपने कुछ खास मंत्रियों और सलाहकारों के साथ राज्य के महत्वपूर्ण मसलों पर गहन चर्चा में लीन थे। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो कोई बड़ा निर्णय लिया जाने वाला हो। बीरबल अपनी चिरपरिचित शांत मुद्रा में बादशाह के दाहिनी ओर विराजमान थे। हर बात को ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में अपनी सारगर्भित टिप्पणियां दे रहे थे। चर्चा कई घंटों से चल रही थी। लगान की नई नीतियां, पड़ोसी राज्यों से संबंध और सेना के आधुनिकीकरण जैसे विषयों पर विस्तार से बात हो चुकी थी। बादशाह अकबर स्वयं भी आज कुछ अधिक ही व्यस्त और गंभीर लग रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी और उनकी आवाज में एक प्रकार की अधीरता भी झलक रही थी। ऐसे में जब चर्चा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी, बीरबल ने धीरे से अपना हाथ उठाया। क्षमा करें जहांपनाह, बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं? अकबर ने, जो किसी दस्तावेज पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, बिना सिर उठाए कहा, कहो बीरबल, क्या बात है? कोई नई समस्या या कोई नया सुझाव?
उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी, मानो वे इस गंभीर चर्चा के बीच कोई व्यवधान नहीं चाहते थे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि बादशाह आज किसी और ही मिजाज में है और ऐसे में अपनी बात कहना थोड़ा कठिन हो सकता है। नहीं जहांपनाह, कोई राजकीय समस्या नहीं है, ये मेरा एक निजी अनुरोध है। अब अकबर ने सिर उठाया और बीरबल की ओर देखा। निजी अनुरोध? इस समय? क्या तुम देख नहीं रहे बीरबल, हम कितने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं? मैं जानता हूं अन्नदाता, बीरबल ने और भी विनम्रता से कहा, और मैं आपके बहुमूल्य समय में बाधा डालने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। परंतु मेरा निवेदन भी कुछ अत्यावश्यक है। दरबार में उपस्थित अन्य मंत्रीगण भी अब उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। मीर कासिम, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखता था, मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि आज बीरबल बादशाह के कोप का भाजन बन सकते हैं। ठीक है, शीघ्र कहो, क्या बात है? अकबर ने कहा। उनकी त्योरियां अभी भी चढ़ी हुई थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आज दोपहर के बाद के लिए आधे दिन का अवकाश चाहता हूं। यह सुनते ही अकबर का पारा चढ़ गया। अवकाश? आधे दिन का? बीरबल, क्या तुम्हारा मस्तिष्क ठीक है? एक और राज्य इतने संकटों से घिरा हुआ है, इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, और तुम्हें अवकाश की पड़ी है? क्या कोई विशेष कारण है? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जी जहांपनाह, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य कारण है। अनिवार्य कारण? अकबर ने व्यंग्य से कहा, ऐसा कौन सा अनिवार्य कार्य आ पड़ा जो राज्य के कार्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया? क्या कोई शत्रु राज्य पर आक्रमण करने वाला है जिसकी सूचना सिर्फ तुम्हें मिली है? या कोई खजाना हाथ लगने वाला है? दरबार में दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन बादशाह की गंभीरता देखकर सब तुरंत चुप हो गए। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने उसी शांत स्वर में कहा, नहीं जहांपनाह, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जो कार्य है, यदि वो समय पर नहीं हुआ तो अनर्थ हो सकता है। अनर्थ? अकबर की आंखों में आश्चर्य और क्रोध का मिलाजुला भाव था। बीरबल, तुम पहेलियां बुझाना बंद करो और स्पष्ट कहो। ऐसा कौन सा अनर्थ होने वाला है तुम्हारे आधे दिन की छुट्टी न लेने से? बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे सही शब्दों का चयन कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, बात यह है कि घर पर बेगम साहिबा ने आज विशेष रूप से कुछ कार्य सौंपे हैं। उन्होंने सुबह ही कह दिया था कि यदि आज दोपहर तक मैंने वे कार्य पूरे नहीं किए तो घर में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। ये सुनते ही अकबर पहले तो अवाक रह गए, फिर उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से दबाया। अन्य दरबारी भी अपनी हंसी रोकने का असफल प्रयास कर रहे थे। तो यह है तुम्हारा अनिवार्य कारण और अनर्थ? अकबर ने अपनी हंसी को गंभीरता में बदलने की कोशिश करते हुए कहा, बीरबल, हम तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं करते थे। क्या एक बेगम का हुक्म बादशाह के हुक्म से बड़ा हो गया? मीर कासिम को मौका मिल गया। वो तुरंत बोला, जहांपनाह, ये तो सरासर अनुशासनहीनता है। राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को छोड़कर घरेलू कार्यों को प्राथमिकता देना एक जिम्मेदार मंत्री को शोभा नहीं देता। बीरबल ने मीर कासिम की ओर देखा तक नहीं। उनका ध्यान केवल बादशाह पर केंद्रित था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आप सत्य कहते हैं, बादशाह का हुक्म सर्वोपरि है, परंतु एक सेवक दो स्वामियों की सेवा एक साथ कैसे कर सकता है, यदि दोनों ही उससे पूर्ण निष्ठा और समय की मांग करें? अकबर ने पूछा, दो स्वामी? तुम्हारा क्या तात्पर्य है बीरबल? बीरबल ने समझाया, अन्नदाता, एक स्वामी तो आप है, जिनकी सेवा मेरा परम धर्म है और जिसके लिए मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता हूं। और दूसरे स्वामी या स्वामिनी घर पर बेगम साहिबा है। उनकी आज्ञा है कि घर के कुछ कार्य, जैसे कि भंडार घर की सफाई, कुछ पुराने सामानों का निपटान और बच्चों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था आज दोपहर तक हो जानी चाहिए। यदि ये नहीं हुआ तो जैसा कि मैंने कहा, घर की शांति भंग हो जाएगी। अकबर ने कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है बीरबल?
तुम किसी सेवक को यह कार्य सौंप सकते हो। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं जहांपनाह, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं ही करने पड़ते हैं, विशेषकर जब स्वामिनी का स्पष्ट निर्देश हो। और सच कहूं तो यदि घर में अशांति होगी, यदि बेगम साहिबा अप्रसन्न होंगी, तो मेरा मन भी अस्थिर रहेगा, और अस्थिर मन से मैं आपकी सेवा में अपना 100% योगदान कैसे दे पाऊंगा? कल जब मैं दरबार में उपस्थित होऊंगा, तो मेरा ध्यान इन्हीं अधूरे घरेलू कार्यों और बेगम की नाराजगी पर अटका रहेगा। ऐसे में राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में मेरा मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से यह राज्य के कार्य में ही बाधा उत्पन्न करेगा। बीरबल की इस तर्कपूर्ण बात को सुनकर अकबर सोचने पर विवश हो गए। उनके चेहरे की सख्ती कुछ कम हुई। उन्हें बीरबल की बात में कुछ सच्चाई नजर आई। एक कुशल प्रशासक होने के नाते वे जानते थे कि एक व्यक्ति तभी अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है जब उसका मन शांत और संतुलित हो। तो तुम ये कहना चाहते हो, बीरबल, अकबर ने कुछ नरम पड़ते हुए कहा, कि तुम्हारी आधे दिन की छुट्टी तुम्हारे घरेलू जीवन की शांति के लिए आवश्यक है, ताकि तुम कल से पुनः पूरी एकाग्रता के साथ राजकार्य कर सको। जी जहांपनाह, बीरबल ने अत्यंत सधे हुए स्वर में कहा, आप बिल्कुल सही समझे। मेरी ये छोटी सी छुट्टी वास्तव में राज्य सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ही एक निवेश है। यदि आज मैं घर पर शांति स्थापित कर पाया, तो कल मैं दूने उत्साह और स्थिर मन से आपकी सेवा में हाजिर हो सकूंगा। अकबर अब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, वाह, क्या खूब तर्क दिया है तुमने। घरेलू कार्य को भी राज्य सेवा से जोड़ दिया। मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। दरबार में भी अब हंसी के फव्वारे छूट पड़े। मीर कासिम का मुंह देखने लायक था, मानो उसकी सारी योजना पर पानी फिर गया हो। अकबर ने अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी इस अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य कारण को देखते हुए और राज्य के बृहत्तर हित में हम तुम्हें आज दोपहर के बाद के लिए आधे दिन का अवकाश प्रदान करते हैं। बीरबल ने झुककर बादशाह का अभिवादन किया। धन्यवाद जहांपनाह, आपका सेवक सदैव आपका आभारी रहेगा। परंतु एक शर्त है बीरबल, अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आज्ञा करे अन्नदाता, बीरबल ने कहा। शर्त यह है कि कल जब तुम दरबार में आओगे, तो हमें ये अवश्य बताओगे कि तुमने घर पर शांति कैसे स्थापित की और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। हम भी तो जाने कि हमारी सल्तनत के सबसे बुद्धिमान मंत्री के घरेलू मोर्चे पर क्या चुनौतियां हैं। बीरबल मुस्कुराए। अवश्य जहांपनाह, मैं आपको सविस्तार वर्णन करूंगा। इसके बाद बीरबल ने बादशाह से विदा ली और दरबार से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद भी दरबार में हंसी और चर्चा का माहौल बना रहा। सभी बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की प्रशंसा कर रहे थे कि कैसे उन्होंने एक मुश्किल परिस्थिति को भी बड़ी सरलता और विनोदपूर्ण ढंग से अपने पक्ष में कर लिया। अकबर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि बीरबल जैसा रत्न मिलना दुर्लभ है, जो न केवल गंभीर राजकीय मसलों पर अपनी पैनी दृष्टि रखता है, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को भी अपनी बुद्धि से रोचक बना देता है। उन्हें इस बात का भी संतोष था कि बीरबल ने अवकाश के लिए कोई झूठा या गंभीर बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी वास्तविक और थोड़ी हास्यास्पद स्थिति को ही इतने कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया कि बादशाह को भी उसे स्वीकार करना पड़ा। उस दिन बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में ही नहीं, बल्कि जीवन की साधारण परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाने में निहित है। और कभी कभी एक आधे दिन की छुट्टी भी बड़ी चतुराई और दूरदर्शिता की मिसाल बन सकती है। कहानी 3। आगरा शहर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ धनपत राय। सेठ धनपत राय ऊपरी तौर पर तो बड़ा धर्मात्मा और परोपकारी होने का दिखावा करता था, परंतु अंदर से वो अत्यंत लालची, मक्कार और बेईमान था। वो अक्सर भोले भाले और जरूरतमंद लोगों को
ऊंची ब्याज दरों पर उधार देता था और फिर किसी न किसी बहाने से उनकी संपत्ति हड़पने की फिराक में रहता था। उसकी इस बेईमानी से कई लोग त्रस्त थे, परंतु उसके धन और प्रभाव के कारण कोई उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी शहर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था हरिराम। हरिराम बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों से सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थी। उसके परिवार पर भूखमरी का संकट मंडराने लगा था। अपनी बेटी के विवाह के लिए और घर की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हरिराम को विवश होकर सेठ धनपत राय से कुछ धन उधार लेना पड़ा। सेठ धनपत राय ने हरिराम की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उससे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें उधार की रकम और ब्याज की दरें बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखी हुई थी। हरिराम अनपढ़ था। वो दस्तावेज में लिखी बातों को ठीक से समझ नहीं पाया और सेठ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसने अंगूठा लगा दिया। उसने सेठ से वादा किया कि अगली फसल अच्छी होते ही वो सारा उधार ब्याज सहित चुका देगा। दुर्भाग्यवश अगली फसल भी अच्छी नहीं हुई। हरिराम सेठ का उधार चुकाने में असमर्थ रहा। सेठ धनपत राय अब हरिराम पर दबाव डालने लगा। वो रोज अपने लठैतों को हरिराम के घर भेजता, जो उसे धमकाते और उसका अपमान करते। सेठ ने धमकी दी कि यदि हरिराम ने जल्द ही पैसे नहीं लौटाए तो वो उसकी जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। हरिराम बेचारा क्या करता? वो दिन रात चिंता में घुलता रहता। उसकी पत्नी और बच्चे भी दुखी रहते। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने हरिराम को सलाह दी कि वो बादशाह अकबर के दरबार में जाकर बीरबल से न्याय की गुहार लगाए। बेटा, बीरबल बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हरिराम को थोड़ी आशा की किरण दिखाई दी। वो अगले ही दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आगरा के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आगरा पहुंचे और सीधे बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। हरिराम ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा बादशाह अकबर और बीरबल को सुनाई। उसने बताया कि कैसे सेठ धनपत राय ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे धोखा दिया और अब उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहता है। बादशाह अकबर को हरिराम की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ और सेठ धनपत राय की बेईमानी पर क्रोध भी आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हरिराम से वो दस्तावेज मांगा जिस पर सेठ ने उससे अंगूठा लगवाया था। बीरबल ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा। वे समझ गए कि सेठ धनपत राय ने किस प्रकार चालाकी से हरिराम को फंसाया है। बीरबल ने हरिराम को आश्वासन दिया, हरिराम, तुम चिंता मत करो, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तुम कल सुबह सेठ धनपत राय को लेकर दरबार में उपस्थित होना। अगले दिन सेठ धनपत राय अकड़ता हुआ दरबार में आया। उसे अपनी धन दौलत और पहुंच पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि बीरबल उसका क्या बिगाड़ लेंगे। बीरबल ने सेठ धनपत राय से पूछा, सेठ जी, क्या ये सच है कि आपने हरिराम को कुछ धन उधार दिया था और उसने अभी तक वो वापस नहीं किया है? सेठ ने बड़ी धूर्तता से कहा, जी हुजूर, ये बिल्कुल सच है। मैंने तो इसकी मदद की थी, परंतु ये एहसान फरामोश अब मेरा पैसा लौटाना नहीं चाहता। मेरे पास ये दस्तावेज भी है जिस पर इसके हस्ताक्षर हैं। उसने वो दस्तावेज बीरबल के सामने रख दिया। बीरबल ने दस्तावेज को देखते हुए कहा, सेठ जी, दस्तावेज तो ठीक है, परंतु हरिराम का कहना है कि आपने उसे धोखा दिया है और दस्तावेज में लिखी बातें उसकी समझ से परे थी। सेठ ने तुरंत कहा, यह सरासर झूठ बोल रहा है हुजूर। मैंने इसे सब कुछ समझाकर ही हस्ताक्षर करवाए थे। ये अब अपनी गरीबी का रोना रोकर मुझसे सहानुभूति पाना चाहता है और मेरा पैसा हड़पना चाहता है। बीरबल जानते थे कि सेठ आसानी से सच नहीं कबूलेगा। उन्हें कोई ऐसी तरकीब निकालनी थी जिससे सेठ का झूठ पकड़ा जाए और हरिराम को न्याय मिल सके। बीरबल ने कुछ देर विचार किया। फिर उन्होंने सेठ धनपत राय से कहा, सेठ जी, हरिराम गरीब है,
वो शायद एक साथ सारा पैसा न लौटा पाए। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि वो किश्तों में आपका उधार चुका दे? सेठ मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा, किश्तों में भी पैसा तो मिलेगा ही, और हरिराम हमेशा मेरे दबाव में रहेगा। उसने कहा, ठीक है हुजूर, यदि ये किश्तों में भी मेरा पैसा लौटा दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, तो अब ये तय करते हैं कि हरिराम आपको कितनी और कैसे किश्तें देगा। फिर वे हरिराम की ओर मुड़े और पूछा, हरिराम, तुम हर महीने कितनी रकम सेठ जी को दे सकते हो? हरिराम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूं। मुश्किल से 2 जून की रोटी जुट पाती है। मैं हर महीने मुश्किल से 5 चांदी के सिक्के ही दे पाऊंगा। सेठ धनपत राय ये सुनकर बिगड़ गया। 5 सिक्के? इतने कम पैसों से तो मेरा ब्याज भी पूरा नहीं होगा। ये तो मेरे साथ सरासर अन्याय है हुजूर। बीरबल ने सेठ को शांत करते हुए कहा, सेठ जी, शांति रखिए, हरिराम की स्थिति भी देखिए। अच्छा हरिराम, तुम 5 सिक्के हर महीने देने को तैयार हो? हरिराम ने हां में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर सेठ धनपत राय से कहा, सेठ जी, अब आप बताइए कि आपको हरिराम से कुल कितनी रकम लेनी है, ब्याज सहित? सेठ ने तुरंत दस्तावेज देखकर एक बड़ी रकम बताई। बीरबल ने अपने मुंशी को बुलाया और उसे कुछ गणना करने का आदेश दिया। फिर वे सेठ धनपत राय से बोले, सेठ जी, आपके बताए अनुसार और हरिराम द्वारा हर महीने 5 सिक्के देने की क्षमता के अनुसार हरिराम को आपका पूरा कर्ज चुकाने में लगभग 20 साल लगेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सेठ धनपत राय अवाक रह गया। 20 साल? इतने लंबे समय तक इंतजार करना उसके लिए असहनीय था। उसे तो तुरंत पैसा या हरिराम की जमीन चाहिए थी। उसने गुस्से में कहा, 20 साल? ये तो मजाक है हुजूर। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरा पैसा तुरंत चाहिए, या फिर इसकी जमीन। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अभी तो आप किश्तों के लिए तैयार थे, अब आप मुकर क्यों रहे हैं? और यदि आपको तुरंत पैसा चाहिए तो क्या आप ब्याज छोड़ने को तैयार हैं? शायद हरिराम मूलधन किसी तरह जुटाकर आपको दे सके। सेठ धनपत राय और भी भड़क गया। ब्याज क्यों छोड़ूं? वो तो मेरा हक है। मैंने अपना पैसा लगाया है, उसका ब्याज तो मैं लेकर रहूंगा। अब बीरबल ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने सेठ धनपत राय से कहा, सेठ जी, आप एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। क्या आप अपने व्यापार में कभी किसी को उधार माल देते हैं? सेठ ने गर्व से कहा, हां हुजूर, बिल्कुल देता हूं। मेरा तो सारा कारोबार ही भरोसे पर चलता है। बीरबल ने पूछा, और यदि कोई आपका उधार समय पर न चुकाए तो क्या आप उससे ब्याज लेते हैं? सेठ ने कहा, जी हां, बिल्कुल लेता हूं। यह तो व्यापार का नियम है। बीरबल ने फिर पूछा, अच्छा सेठ जी, ये बताइए, यदि आप किसी को 100 सोने की मोहरें उधार दें और वो व्यक्ति आपको 1 साल बाद ब्याज सहित 110 मोहरें लौटाए तो आपको कितना लाभ हुआ? सेठ ने तुरंत कहा, 10 मोहरों का। बीरबल ने कहा, बहुत खूब। अब मान लीजिए आपने किसी अंधे व्यक्ति को 100 सोने की मोहरें उधार दी। वो अंधा व्यक्ति उन मोहरों को अपने घर ले गया और एक संदूक में रख दिया, परंतु दुर्भाग्य से उसके घर में चूहे घुस गए और उन्होंने उन सोने की मोहरों में से कुछ को कुतर कर खराब कर दिया, कुछ को अपने बिल में खींच ले गए। 1 साल बाद जब उस अंधे व्यक्ति ने संदूक खोला तो उसमें केवल 80 मोहरें ही बची। अब वो अंधा व्यक्ति आपको केवल 80 मोहरें ही लौटा सकता है। तो सेठ जी, आप उस अंधे व्यक्ति से कितना ब्याज लेंगे? सेठ धनपत राय कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे प्रश्न थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि यह बीरबल की कोई और चाल है। उसने कहा, हुजूर, ये कैसा प्रश्न है? यदि उसने 100 मोहरें ली थी तो उसे 100 मोहरें और ब्याज ही लौटाना होगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो। नुकसान तो उसका है, मेरा नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सही सेठ जी। तो आपके अनुसार उधार लेने वाले को पूरी रकम ब्याज सहित लौटानी चाहिए।
चाहे उसका अपना कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए। सेठ ने दृढ़ता से कहा, जी हुजूर, बिल्कुल। अब बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, तो सेठ जी, अब आप हरिराम के मामले में अलग मापदंड क्यों अपना रहे हैं? हरिराम ने आपसे उधार लिया, ये सत्य है, परंतु प्रकृति ने उसके साथ धोखा किया, उसकी फसलें खराब हो गई, ये भी सत्य है। जिस प्रकार उस अंधे व्यक्ति का नुकसान उसका अपना था, उसी प्रकार हरिराम का नुकसान भी उसका अपना है। यदि आप अंधे व्यक्ति से पूरे पैसे ब्याज सहित वसूलने का हक रखते हैं, तो आप हरिराम से भी वही उम्मीद क्यों नहीं करते? आप क्यों उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं, जब वो किश्तों में पैसे देने को तैयार है, भले ही उसमें 20 साल लग जाए? बीरबल की इस तर्कपूर्ण बात ने सेठ धनपत राय को निरुत्तर कर दिया। वो समझ गया कि वो बीरबल की जाल में फंस चुका है। उसके अपने ही शब्दों ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। यदि वो अंधे व्यक्ति के उदाहरण पर अड़ा रहता, तो उसे हरिराम की 20 साल वाली किश्तों की शर्त माननी पड़ती। और यदि वो हरिराम पर दया दिखाने की बात करता, तो उसका लालची और बेईमान चेहरा सबके सामने आ जाता। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की इस अद्भुत न्यायशैली को देखकर दंग रह गए। बादशाह अकबर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। सेठ धनपत राय का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। बीरबल ने हरिराम की ओर मुड़कर कहा, हरिराम, तुम सेठ जी को मूलधन बिना किसी ब्याज के जितनी जल्दी हो सके किश्तों में लौटा देना। और सेठ धनपत राय, यदि आपने हरिराम को किसी भी प्रकार से परेशान करने की कोशिश की या उससे एक भी पैसा ब्याज का मांगा, तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा। इसके साथ ही बीरबल ने दरबार के मुंशी को आदेश दिया कि सेठ धनपत राय के बही खातों की जांच की जाए, ताकि ये पता चल सके कि उसने और कितने लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी की है। सेठ धनपत राय का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। उसे न केवल हरिराम का पैसा बिना ब्याज के स्वीकार करना पड़ा, बल्कि उसकी बेईमानी भी सबके सामने आ गई और उसके खिलाफ जांच भी शुरू हो गई। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा, मंत्रिवर, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल ने उसे उठाते हुए कहा, हरिराम, ये मेरा कर्तव्य था। न्याय करना ही राजा और उसके सलाहकारों का परम धर्म है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और मनोवैज्ञानिक समझ का प्रयोग करके न केवल एक गरीब किसान को एक बेईमान साहूकार के चंगुल से बचाया, बल्कि उस साहूकार को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जीवन भर नहीं भूल सका। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय की शक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ता है, खासकर जब न्याय करने वाला बीरबल जैसा बुद्धिमान और निष्पक्ष व्यक्ति हो। कहानी 4। एक दिन दरबार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी। बीरबल ने अपनी तर्कपूर्ण दलीलों और सटीक विश्लेषण से बादशाह अकबर को प्रभावित कर दिया, और बादशाह ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार कर लिया। ये देखकर मीर कासिम और उसके साथियों के सीने पर सांप लौट गए। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि हर बार बीरबल ही बाजी मार ले जाता है। दरबार की समाप्ति के बाद जब बीरबल अपने कक्ष की ओर जा रहे थे, मीर कासिम और उसके कुछ चापलूस दरबारी उनके रास्ते में आ खड़े हुए। उनके चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अरे बीरबल जी, मीर कासिम ने बनावटी अदब से कहा, आज तो आपने फिर कमाल कर दिया। बादशाह सलामत तो आपकी हर बात पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि आपकी बातों में ऐसा क्या जादू है। एक अन्य दरबारी अहमद खान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बीरबल जी, सचमुच आप तो मानो हर मर्ज की दवा है। कोई भी समस्या हो, आपके पास उसका समाधान पहले से ही तैयार रहता है। कभी कभी तो लगता है कि आप भविष्य भी देख सकते हैं। बीरबल उनके व्यंग्य को भली भांति समझ रहे थे, परंतु उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वे शांति से मुस्कुराए और बोले, मीर कासिम जी,
अहमद खान जी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आप मुझे इतना सम्मान देते हैं। मैं तो केवल बादशाह सलामत का एक तुच्छ सेवक हूं और अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उनकी सेवा करने का प्रयास करता हूं। अल्प बुद्धि? मीर कासिम ने ऊंची आवाज में कहा, जैसे उसे कोई बहुत ही हास्यास्पद बात सुनाई दी हो। आप और अल्प बुद्धि? बीरबल जी, आप तो स्वयं को इतना विनम्र दिखाकर हम जैसों को शर्मिंदा कर देते हैं। सच तो यह है कि आपकी बुद्धिमानी के आगे हम सब पानी भरते हैं। इस बार बीरबल ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मीर कासिम जी, बुद्धिमानी किसी की जागीर नहीं होती। ये तो अभ्यास और सही दिशा में सोचने से आती है। और जहां तक बादशाह सलामत के विश्वास की बात है, तो वो किसी जादू से नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष सलाह से जीता जाता है। मीर कासिम को बीरबल का ये सीधा जवाब पसंद नहीं आया। उसने तय कर लिया था कि आज वो बीरबल को किसी न किसी तरह अपमानित करके ही रहेगा। अच्छा बीरबल जी, मीर कासिम ने चुनौती भरे स्वर में कहा, यदि आप इतने ही बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कल सुबह बादशाह सलामत सबसे पहले क्या करेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना किसी के लिए भी असंभव था। बादशाह की दिनचर्या में कई बातें शामिल होती थी और ये कोई नहीं कह सकता था कि वे अगले दिन सबसे पहले क्या करेंगे। मीर कासिम और उसके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे कि उन्होंने बीरबल को फंसा लिया है। बीरबल एक क्षण के लिए चुप रहे। उनके चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। दरबारियों की निगाहें उन पर टिकी थी। उनके होठों पर विजय की मुस्कान तैर रही थी। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, मीर कासिम जी, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि कल सुबह बादशाह सलामत सबसे पहले क्या करेंगे। सभी दरबारी चौंक पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल इतनी आसानी से इस चुनौती को स्वीकार कर लेंगे। तो बताइए बीरबल जी, मीर कासिम ने व्यंग्य से कहा, हम भी तो सुने आपकी भविष्यवाणी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह बादशाह सलामत सबसे पहले अपनी आंखें खोलेंगे। ये सुनते ही मीर कासिम और उसके साथी अवाक रह गए। एक क्षण के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। फिर उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। बीरबल ने उनके ही जाल में उन्हें फंसा दिया था। आंखें खोलना तो किसी भी जीवित व्यक्ति की सुबह की पहली क्रिया होती है। ये एक ऐसा उत्तर था जो कभी गलत नहीं हो सकता था। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और मीर कासिम जी, इसके बाद वे क्या करेंगे ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु एक बात निश्चित है, वे जो भी करेंगे वो सल्तनत और प्रजा के हित में ही होगा। मीर कासिम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके साथियों ने अपनी नजरें झुका ली। उन्हें अपनी ओछी हरकत पर पछतावा हो रहा था। बीरबल ने न केवल उनके व्यंग्य का सटीक जवाब दिया था, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया था। बीरबल ने आगे कहा, मित्रों, दूसरों की योग्यता पर संदेह करने या उन्हें नीचा दिखाने से किसी का भला नहीं होता। यदि हम सभी अपनी ऊर्जा और बुद्धि को सल्तनत की बेहतरी में लगाएं, तो न केवल बादशाह सलामत प्रसन्न होंगे, बल्कि हमारा राज्य भी उन्नति करेगा। ईर्ष्या और द्वेष हमें केवल अंधकार की ओर ले जाते हैं। बीरबल की बातों में इतनी सच्चाई और गंभीरता थी कि उपस्थित सभी दरबारी निशब्द हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मीर कासिम ने साहस बटोरकर कहा, बीरबल जी, हम अपनी धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपने आज हमारी आंखें खोल दी। हम वचन देते हैं कि भविष्य में हम ऐसी ओछी हरकतों से दूर रहेंगे और आपके मार्गदर्शन में सल्तनत की सेवा करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मीर कासिम जी, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब इंसान हैं और गलतियां सबसे होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। उस दिन के बाद दरबार में बीरबल के प्रति ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया। उन्होंने समझ लिया था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देना व्यर्थ है और उनसे सीखने में ही उनकी भलाई है। परंतु
ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। बीरबल जानते थे कि केवल शब्दों से सबक सिखाना काफी नहीं है, कभी कभी प्रदर्शन भी आवश्यक होता है। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों के लिए एक भोज का आयोजन किया। सभी दरबारी स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। भोजन के उपरांत जब सभी आराम कर रहे थे, बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर एक और चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने एक सेवक को एक बड़ी सी चिकनी मिट्टी की पटिया, स्लेट और खड़िया लाने का आदेश दिया। जब पटिया आ गई, बीरबल ने उस पर खड़िया से एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच दी। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह और मेरे प्रिय साथियों, आपके सामने ये एक टेढ़ी लकीर है। आप में से जो कोई भी इस लकीर को बिना छुए, बिना मिटाए या बिना इसमें कोई बदलाव किए सीधा कर देगा, उसे बादशाह सलामत की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उस टेढ़ी लकीर को घूरने लगे। ये कैसी पहेली थी? किसी लकीर को बिना छुए या मिटाए सीधा कैसे किया जा सकता था? मीर कासिम ने सबसे पहले सिर खुजलाया। बीरबल जी, ये तो असंभव है। लकीर तो पहले से ही टेढ़ी है। उसे सीधा करने के लिए तो उसे मिटाकर दोबारा ही खींचना पड़ेगा, या फिर उसे किसी तरह सीधा करना पड़ेगा, जिसमें उसे छूना तो पड़ेगा ही। अहमद खान बोला, शायद कोई मंत्र पढ़ना होगा या पटिया को किसी खास कोण पर घुमाना होगा जिससे वो सीधी दिखे। उसने पटिया को इधर उधर घुमाकर देखा, पर लकीर टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपनी अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। किसी ने कहा कि पटिया को गर्म करने से शायद लकीर सीधी हो जाए, तो किसी ने कहा कि उस पर पानी डालने से। कुछ ने तो इसे बीरबल का मजाक समझकर हार मान ली। कोई भी दरबारी उस टेढ़ी लकीर को सीधा करने का उपाय नहीं सुझा सका। अंत में जब सभी दरबारी अपनी हार स्वीकार कर चुके थे और बादशाह अकबर भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे, बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने खड़िया उठाई और उस टेढ़ी लकीर के ठीक नीचे, उससे थोड़ी दूरी पर एक बिल्कुल सीधी और उससे थोड़ी लंबी लकीर खींच दी। एक दिन दरबार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी। बीरबल ने अपनी तर्कपूर्ण दलीलों और सटीक विश्लेषण से बादशाह अकबर को प्रभावित कर दिया और बादशाह ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार कर लिया। ये देखकर मीर कासिम और उसके साथियों के सीने पर सांप लौट गए। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि हर बार बीरबल ही बाजी मार ले जाता है। दरबार की समाप्ति के बाद जब बीरबल अपने कक्ष की ओर जा रहे थे, मीर कासिम और उसके कुछ चापलूस दरबारी उनके रास्ते में आ खड़े हुए। उनके चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अरे बीरबल जी, मीर कासिम ने बनावटी अदब से कहा, आज तो आपने फिर कमाल कर दिया। बादशाह सलामत तो आपकी हर बात पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि आपकी बातों में ऐसा क्या जादू है। एक अन्य दरबारी अहमद खान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बीरबल जी, सचमुच आप तो मानो हर मर्ज की दवा है। कोई भी समस्या हो, आपके पास उसका समाधान पहले से ही तैयार रहता है। कभी कभी तो लगता है कि आप भविष्य भी देख सकते हैं। बीरबल उनके व्यंग्य को भली भांति समझ रहे थे, परंतु उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वे शांति से मुस्कुराए और बोले, मीर कासिम जी, अहमद खान जी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आप मुझे इतना सम्मान देते हैं। मैं तो केवल बादशाह सलामत का एक तुच्छ सेवक हूं और अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उनकी सेवा करने का प्रयास करता हूं। अल्प बुद्धि? मीर कासिम ने ऊंची आवाज में कहा, जैसे उसे कोई बहुत ही हास्यास्पद बात सुनाई दी हो। आप और अल्प बुद्धि? बीरबल जी, आप तो स्वयं को इतना विनम्र दिखाकर हम जैसों को शर्मिंदा कर देते हैं। सच तो यह है कि आपकी बुद्धिमानी के आगे हम सब पानी भरते हैं। इस बार बीरबल ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मीर कासिम जी, बुद्धिमानी किसी की जागीर नहीं होती। ये तो अभ्यास और सही दिशा में सोचने से आती है। और जहां तक बादशाह सलामत के विश्वास की बात है, तो वो किसी जादू से नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठा
और निष्पक्ष सलाह से जीता जाता है। मीर कासिम को बीरबल का ये सीधा जवाब पसंद नहीं आया। उसने तय कर लिया था कि आज वो बीरबल को किसी न किसी तरह अपमानित करके ही रहेगा। अच्छा बीरबल जी, मीर कासिम ने चुनौती भरे स्वर में कहा, यदि आप इतने ही बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं, तो क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि कल सुबह बादशाह सलामत सबसे पहले क्या करेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना किसी के लिए भी असंभव था। बादशाह की दिनचर्या में कई बातें शामिल होती थी और ये कोई नहीं कह सकता था कि वे अगले दिन सबसे पहले क्या करेंगे। मीर कासिम और उसके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे कि उन्होंने बीरबल को फंसा लिया है। बीरबल एक क्षण के लिए चुप रहे। उनके चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। दरबारियों की निगाहें उन पर टिकी थी। उनके होठों पर विजय की मुस्कान तैर रही थी। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, मीर कासिम जी, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि कल सुबह बादशाह सलामत सबसे पहले क्या करेंगे। सभी दरबारी चौंक पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल इतनी आसानी से इस चुनौती को स्वीकार कर लेंगे। तो बताइए बीरबल जी, मीर कासिम ने व्यंग्य से कहा, हम भी तो सुने आपकी भविष्यवाणी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह बादशाह सलामत सबसे पहले अपनी आंखें खोलेंगे। ये सुनते ही मीर कासिम और उसके साथी अवाक रह गए। एक क्षण के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। फिर उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। बीरबल ने उनके ही जाल में उन्हें फंसा दिया था। आंखें खोलना तो किसी भी जीवित व्यक्ति की सुबह की पहली क्रिया होती है। ये एक ऐसा उत्तर था जो कभी गलत नहीं हो सकता था। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और मीर कासिम जी, इसके बाद वे क्या करेंगे ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु एक बात निश्चित है, वे जो भी करेंगे वो सल्तनत और प्रजा के हित में ही होगा। मीर कासिम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके साथियों ने अपनी नजरें झुका ली। उन्हें अपनी ओछी हरकत पर पछतावा हो रहा था। बीरबल ने न केवल उनके व्यंग्य का सटीक जवाब दिया था, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया था। बीरबल ने आगे कहा, मित्रों, दूसरों की योग्यता पर संदेह करने या उन्हें नीचा दिखाने से किसी का भला नहीं होता। यदि हम सभी अपनी ऊर्जा और बुद्धि को सल्तनत की बेहतरी में लगाएं, तो न केवल बादशाह सलामत प्रसन्न होंगे, बल्कि हमारा राज्य भी उन्नति करेगा। ईर्ष्या और द्वेष हमें केवल अंधकार की ओर ले जाते हैं। बीरबल की बातों में इतनी सच्चाई और गंभीरता थी कि उपस्थित सभी दरबारी निशब्द हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मीर कासिम ने साहस बटोरकर कहा, बीरबल जी, हम अपनी धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपने आज हमारी आंखें खोल दी। हम वचन देते हैं कि भविष्य में हम ऐसी ओछी हरकतों से दूर रहेंगे और आपके मार्गदर्शन में सल्तनत की सेवा करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मीर कासिम जी, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब इंसान हैं और गलतियां सबसे होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। उस दिन के बाद दरबार में बीरबल के प्रति ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया। उन्होंने समझ लिया था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देना व्यर्थ है और उनसे सीखने में ही उनकी भलाई है। परंतु ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। बीरबल जानते थे कि केवल शब्दों से सबक सिखाना काफी नहीं है, कभी कभी प्रदर्शन भी आवश्यक होता है। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों के लिए एक भोज का आयोजन किया। सभी दरबारी स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। भोजन के उपरांत जब सभी आराम कर रहे थे, बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर एक और चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने एक सेवक को एक बड़ी सी चिकनी मिट्टी की पटिया, स्लेट और खड़िया लाने का आदेश दिया। जब पटिया आ गई, बीरबल ने उस पर खड़िया से एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच दी। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह और मेरे प्रिय साथियों, आपके सामने ये एक टेढ़ी लकीर है।
आप में से जो कोई भी इस लकीर को बिना छुए, बिना मिटाए या बिना इसमें कोई बदलाव किए सीधा कर देगा, उसे बादशाह सलामत की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उस टेढ़ी लकीर को घूरने लगे। ये कैसी पहेली थी? किसी लकीर को बिना छुए या मिटाए सीधा कैसे किया जा सकता था? मीर कासिम ने सबसे पहले सिर खुजलाया। बीरबल जी, ये तो असंभव है। लकीर तो पहले से ही टेढ़ी है। उसे सीधा करने के लिए तो उसे मिटाकर दोबारा ही खींचना पड़ेगा, या फिर उसे किसी तरह सीधा करना पड़ेगा, जिसमें उसे छूना तो पड़ेगा ही। अहमद खान बोला, शायद कोई मंत्र पढ़ना होगा, या पटिया को किसी खास कोण पर घुमाना होगा जिससे वो सीधी दिखे। उसने पटिया को इधर उधर घुमाकर देखा, पर लकीर टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपनी अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। किसी ने कहा कि पटिया को गर्म करने से शायद लकीर सीधी हो जाए, तो किसी ने कहा कि उस पर पानी डालने से। कुछ ने तो इसे बीरबल का मजाक समझकर हार मान ली। कोई भी दरबारी उस टेढ़ी लकीर को सीधा करने का उपाय नहीं सुझा सका। अंत में जब सभी दरबारी अपनी हार स्वीकार कर चुके थे और बादशाह अकबर भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे, बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने खड़िया उठाई और उस टेढ़ी लकीर के ठीक नीचे, उससे थोड़ी दूरी पर एक बिल्कुल सीधी और उससे थोड़ी लंबी लकीर खींच दी। अब पटिया पर दो लकीरें थी, ऊपर एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी लकीर और नीचे एक लंबी बिल्कुल सीधी लकीर। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपना और मेरे साथियों, क्या अब आपको ऊपर वाली टेढ़ी लकीर पहले से अधिक सीधी नहीं लग रही? या यूं कहिए, इस सीधी और लंबी लकीर के सामने क्या उस टेढ़ी लकीर का टेढ़ापन उतना महत्वपूर्ण रह गया है? सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने टेढ़ी लकीर को छुआ तक नहीं था, नहीं उसे मिटाया था, परंतु उसके नीचे एक पूर्णतः सीधी और प्रभावशाली लकीर खींचकर उन्होंने उस टेढ़ी लकीर के प्रभाव को कम कर दिया था। अब सभी का ध्यान उस नई सीधी लकीर पर जा रहा था और उसकी तुलना में पहली लकीर नगण्य और महत्वहीन लग रही थी। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, मित्रों, जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम दूसरों की कमियों, उनकी टेढ़ी लकीरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें सुधारने या मिटाने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर असफल होते हैं और अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाकर या उनकी आलोचना करके स्वयं को बेहतर साबित नहीं कर सकते। उन्होंने मीर कासिम और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों की ओर विशेष रूप से देखते हुए कहा, इसके बजाय यदि हम अपनी लकीर को सीधा करने पर ध्यान दें, अर्थात अपनी योग्यताओं को निखारें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने चरित्र को उज्जवल करें और अपने कार्यों में उत्कृष्टता लाएं, तो दूसरों की कमियां स्वतः ही कम महत्वपूर्ण हो जाएंगी। जब आप स्वयं इतने सीधे और लंबे हो जाएंगे, तो दूसरों का टेढ़ापन आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा और न ही कोई आपकी तुलना में उन्हें बेहतर मानेगा। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, किसी और की टेढ़ी लकीर को ठीक करने की चिंता करने के बजाय अपनी लकीर को इतना सीधा और प्रभावशाली बनाइए कि दुनिया आपकी ओर देखे। जब आप स्वयं प्रकाशमान होंगे, तो दूसरों का अंधकार स्वतः ही फीका पड़ जाएगा। ईर्ष्या और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करना उस टेढ़ी लकीर को घूरते रहने जैसा है। अपनी सीधी लकीर खींचिए और देखिए कि कैसे दुनिया आपका सम्मान करती है। बीरबल की इस सीधी, सरल किंतु गहन बात ने दरबारियों के मन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। उन्हें अपनी भूल का और बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक बार फिर एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची महानता दूसरों को छोटा करने में नहीं, बल्कि स्वयं को बड़ा बनाने में है। उस दिन के बाद दरबार का माहौल सचमुच बदल गया। दरबारियों ने बीरबल के प्रति न केवल सम्मान दिखाना शुरू किया, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास भी करने लगे। मीर कासिम भी, जो कभी बीरबल का सबसे बड़ा आलोचक था, अब अक्सर उनसे सीखने और उनकी सलाह लेने आने लगा।
बादशाह अकबर ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें गर्व था कि उनके पास बीरबल जैसा रत्न है, जो न केवल राज्य के जटिल मामलों को अपनी बुद्धि से सुलझाता है, बल्कि अपने व्यवहार और उदाहरण से दरबार में सद्भाव और सकारात्मकता का वातावरण भी निर्मित करता है। बीरबल ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं का समाधान करने में ही नहीं, बल्कि लोगों के दृष्टिकोण को बदलने और उन्हें सही मार्ग दिखाने में भी निहित है। और इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से दरबारियों को एक ऐसा अमूल्य सबक सिखाया जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाए। कहानी 5। बादशाह अकबर का दरबार अपनी बौद्धिक बहसों और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। दूर दूर से विद्वान, कलाकार और गुणीजन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और शाही संरक्षण पाने की लालसा में आगरा आते थे। ऐसे ही एक दिन दरबार में एक अत्यंत तेजस्वी और भव्य वेशभूषा धारण किए हुए पंडित का आगमन हुआ। उनका नाम था पंडित ज्ञानसागर। उनके मस्तक पर त्रिपुंड सुशोभित था, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थी और उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे जो उनकी प्रशंसा में निरंतर श्लोक पाठ कर रहे थे। पंडित ज्ञानसागर ने दरबार में प्रवेश करते ही अपनी विद्वत्ता का ऐसा प्रभाव डाला कि उपस्थित सभी दरबारी चकित रह गए। उन्होंने संस्कृत में कुछ अत्यंत क्लिष्ट श्लोकों का उच्चारण किया, जिनका अर्थ समझना साधारण दरबारियों के बस की बात नहीं थी। उनकी वाणी में एक अजीब सा अहंकार और आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने उनका विधिवत स्वागत किया और उनके आगमन का कारण पूछा। पंडित ज्ञानसागर ने अपनी भारी आवाज में कहा, हे राजन, मैं पंडित ज्ञानसागर, काशी का एक तुच्छ सेवक, आपके दरबार की कीर्ति सुनकर यहां उपस्थित हुआ हूं। सुना है आपके दरबार में नवरत्न है और बीरबल नामक एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री भी। मैं समस्त वेदशास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों और विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता हूं। ज्योतिष, तर्कशास्त्र, व्याकरण, मीमांसा, ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें मेरा ज्ञान अधूरा हो। मैं यहां किसी याचना के लिए नहीं, अपितु अपनी विद्वत्ता को प्रमाणित करने और यदि कोई मेरे समकक्ष हो तो उससे शास्त्रार्थ करने आया हूं। उनका अहंकार उनकी हर बात से टपक रहा था। उन्होंने दरबार में उपस्थित अन्य विद्वानों और मुल्लाओं पर एक तिरछी नजर डाली, जैसे वे सब उनके सामने तुच्छ हों। अकबर को ऐसे घमंडी लोग पसंद नहीं थे, लेकिन वे विद्वानों का आदर करना जानते थे। उन्होंने कहा, पंडित जी, हमें प्रसन्नता है कि आप जैसे विद्वान हमारे दरबार में पधारे। हमारे दरबारी आपकी विद्वत्ता का सम्मान करते हैं। यदि आपकी कोई विशेष जिज्ञासा हो या आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहें तो अवश्य करें। पंडित ज्ञानसागर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें उपहास का भाव था। राजन, जिज्ञासा तो उन्हें होती है जिनका ज्ञान अधूरा हो। मेरा ज्ञान तो सागर के समान अथाह है। हां, यदि आपके दरबार में कोई ऐसा हो जो मुझसे शास्त्रार्थ करने का साहस रखता हो तो मैं प्रस्तुत हूं। विशेषकर आपके मंत्री बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां मैंने सुनी हैं, क्या वे मेरे ज्ञान की गहराई को माप सकते हैं? अब तक शांत बैठे बीरबल, जो पंडित के अहंकार को भांप चुके थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह से उठे, पंडित ज्ञानसागर को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, पंडित जी, मैं तो एक साधारण सेवक हूं। आपका ज्ञान सागर समान है और मैं एक छोटी सी गागर। भला गागर सागर को कैसे माप सकती है? तथापि यदि सम्राट की आज्ञा हो और आपकी कृपा, तो मैं आपसे कुछ सीखने का प्रयास अवश्य करूंगा। पंडित ज्ञानसागर बीरबल की विनम्रता से और भी अहंकारी हो गए। सीखने का प्रयास? बालक, तुम मुझसे क्या सीखोगे? मेरे ज्ञान का एक अंश भी यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। अकबर को अब यह असहनीय लगने लगा था। उन्होंने कहा, पंडित जी, बीरबल हमारे सबसे योग्य मंत्री हैं। यदि आप शास्त्रार्थ करना ही चाहते हैं तो बीरबल प्रस्तुत है। आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं
या कोई विषय रख सकते हैं। पंडित ज्ञानसागर ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं बीरबल से कोई गूढ़ शास्त्रीय प्रश्न नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे संदेह है कि वे उसका उत्तर दे पाएंगे। मैं उन्हें एक सरल कार्य देता हूं। यदि वे उसे पूरा कर दें, तो मैं मान लूंगा कि उनमें कुछ तो बुद्धि है। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि पंडित क्या कार्य देते हैं। पंडित ने अपनी कमर में बंधे एक छोटे से थैले से एक मुट्ठी रेत निकाली और उसे बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, बीरबल, ये लो, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। तुम्हें इसी रेत से बिना किसी अन्य सामग्री का प्रयोग किए मेरे लिए 3 चीजें बनाकर लानी है। पहला रस्सी, दूसरा स्वादिष्ट भोजन और तीसरा एक ऐसा हथियार जिससे मैं अपनी आत्मरक्षा कर सकूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रेत से रस्सी, भोजन और हथियार, ये तो सरासर असंभव था। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन प्रसन्न हुए कि आज बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। अकबर भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, पंडित जी, ये तो आपने बड़ा ही कठिन कार्य दिया है। रेत से ये वस्तुएं कैसे बन सकती है? पंडित ज्ञानसागर हंसे। राजन, यदि बीरबल सच में बुद्धिमान है तो वे इसका कोई न कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे, और यदि नहीं तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि वे मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। बीरबल ने शांत भाव से वो मुट्ठी भर रेत ले ली। पंडित जी, मैं आपके आदेश का पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे 3 दिन की मोहलत स्वीकार है। पंडित ज्ञानसागर विजयी भाव से मुस्कुराए और अपने शिष्यों के साथ दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी बीरबल की ओर सहानुभूति से देख रहे थे। बीरबल, ये तुमने क्या किया? अकबर ने कहा, तुमने ये असंभव कार्य क्यों स्वीकार किया? अब क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आप चिंता न करें। हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है, बस थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। अगले 2 दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। शहर में अफवाह फैल गई कि बीरबल ने हार मान ली है और वे शर्म के मारे सामने नहीं आ रहे। पंडित ज्ञानसागर अपनी डींगे हाँकते रहे कि बीरबल उनके ज्ञान के तेज के आगे टिक नहीं सके। तीसरे दिन दरबार नियत समय पर लगा। पंडित ज्ञानसागर अपने पूरे दम के साथ उपस्थित थे। उनके चेहरे पर विजय का भाव स्पष्ट था। अकबर और अन्य दरबारी उत्सुकता से बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जो एक कपड़े से ढकी हुई थी। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। क्यों बीरबल, ले आए जो मैंने कहा था? पंडित ज्ञानसागर ने व्यंग्य से पूछा, या फिर अपनी हार स्वीकार करने आए हो? बीरबल ने थाली को अकबर के सामने रखा और पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैंने आपके आदेशानुसार 3 वस्तुएं तैयार कर ली हैं। सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित ज्ञानसागर की आंखें भी अविश्वास से फैल गई। बीरबल ने थाली पर से कपड़ा हटाया। थाली में सबसे पहले एक पतली, गोल, जली हुई वस्तु रखी थी जो ऐंठी हुई रस्सी की तरह लग रही थी। ये क्या है? पंडित ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। बीरबल ने कहा, पंडित जी, यह है रेत की रस्सी। मैंने रेत को एक रस्सी के आकार में बिछाया और फिर उसे नीचे से सावधानी पूर्वक जला दिया। रेत के कण गर्मी से आपस में कुछ हद तक जुड़ गए और रस्सी का आकार ले लिया। ये उतनी मजबूत तो नहीं, पर है तो रेत की ही बनी हुई। पंडित ज्ञानसागर का मुंह थोड़ा उतरा। ये उन्होंने सोचा नहीं था। फिर बीरबल ने थाली में रखी दूसरी वस्तु की ओर इशारा किया। वो कुछ भूरे रंग के लड्डू जैसे दिख रहे थे। और ये क्या है? क्या ये रेत का भोजन है? पंडित ने उपहास उड़ाने की कोशिश की। बीरबल ने कहा, जी हां पंडित जी, ये शक्कर और रेत से बने लड्डू है। आपने कहा था रेत से भोजन बनाना है। ये नहीं कहा था कि केवल रेत का ही प्रयोग करना है। शक्कर भी तो रेत की तरह ही महीन कणों से बनी होती है। मैंने रेत को शक्कर में मिलाकर ये लड्डू बनाए हैं। ये खाने में स्वादिष्ट भी है
और इनमें रेत का अंश भी है। बीरबल ने एक लड्डू उठाकर अकबर को दिया और एक पंडित जी की ओर बढ़ाया। अकबर ने थोड़ा सा चखा, वो मीठा था। पंडित ने सूंघ कर रख दिया। अब पंडित ज्ञानसागर कुछ असहज है महसूस करने लगे थे। उनके चेहरे का दंभ कुछ कम हुआ था। अंत में बीरबल ने थाली में रखी तीसरी वस्तु की ओर संकेत किया। वो एक छोटा सा नुकीला पत्थर था। और ये है आपका आत्मरक्षा का हथियार, बीरबल ने कहा। यह पत्थर भी रेत के कणों के जमा होने और ठोस रूप लेने से ही बनता है। यदि कोई आप पर आक्रमण करे तो आप इस नुकीले पत्थर से अपनी रक्षा कर सकते हैं। यह छोटा अवश्य है, पर रेत का ही एक रूप है और हथियार का काम कर सकता। पंडित ज्ञानसागर अवाक रह गए। बीरबल ने उनकी असंभव सी लगने वाली शर्तों को अपनी बुद्धिमानी से पूरा कर दिया था। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। वाह बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। पंडित ज्ञानसागर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बीरबल ने पंडित जी की ओर देखकर अत्यंत विनम्रता से कहा, पंडित जी, ज्ञान अथाह होता है, ये सत्य है, परंतु सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र हो और अपने ज्ञान का अहंकार न करे। ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु लोक कल्याण और आत्म सुधार के लिए होना चाहिए। आपने रेत से 3 वस्तुएं बनाने को कहा। मैंने अपनी अल्प बुद्धि से प्रयास किया। हो सकता है यह आपकी अपेक्षाओं पर खरी न उतरी हो, पर मैंने शब्दों के जाल या शास्त्रीय तर्कों का सहारा नहीं लिया, बल्कि व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पंडित ज्ञानसागर ने सिर झुका लिया। बीरबल, तुम सत्य कहते हो। मुझे अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुमसे और शहंशाह अकबर से क्षमा चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, भूल सुधारना ही मनुष्य का धर्म है। हमें प्रसन्नता है कि आपको अपनी त्रुटि का आभास हुआ। आप निसंदेह विद्वान हैं। बस अपने ज्ञान को विनम्रता के आभूषण से सुसज्जित रखें। पंडित ज्ञानसागर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और दरबार से विदा ली। इस घटना के बाद उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया और वे एक विनम्र विद्वान के रूप में जाने गए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यावहारिक बुद्धि से न केवल एक असंभव लगने वाली चुनौती को पूरा किया, बल्कि एक घमंडी पंडित को विनम्रता का महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। दरबार में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता की धूम मच गई और शहंशाह अकबर का उनके प्रति स्नेह और सम्मान और भी बढ़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और व्यावहारिक समझ में निहित होता है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उनका उत्थान करना होना चाहिए। कहानी 6। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और आगरा में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त था। बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे से बाहर का दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गर्मी से बेहाल लोग पेड़ों की छाया में सुस्ता रहे हैं, प्यासे पक्षी पानी की तलाश में भटक रहे हैं और जानवर भी निढाल पड़े हैं। ये देखकर बादशाह का मन द्रवित हो गया। वे अपनी प्रजा को कष्ट में नहीं देख सकते थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि पूरे शहर में दिन के समय आग जलाना ही बंद कर दिया जाए तो शायद गर्मी कुछ कम हो जाएगी। उनका मानना था कि घरों में जलने वाले चूल्हों और अन्य आग से निकलने वाली गर्मी शहर के तापमान को और बढ़ा देती है। ये विचार आते ही उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और दरबारियों की एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में उपस्थित सभी लोग हैरान थे कि इतनी जल्दी में ये सभा क्यों बुलाई गई है। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन पर आसीन होकर गंभीर मुद्रा में कहा, मंत्रियों और दरबारियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस समय हमारा शहर भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रजा
त्राही त्राही कर रही है। मैंने इस समस्या पर गहन विचार किया है और एक निर्णय पर पहुंचा हूं। सभी दरबारी उत्सुकता से बादशाह के अगले शब्दों का इंतजार करने लगे। बादशाह ने घोषणा की, आज से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरे आगरा शहर में किसी भी प्रकार की आग जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, कोई भट्टी नहीं सुलगेगी और न ही किसी अन्य कार्य के लिए आग का प्रयोग किया जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ये फरमान सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा अजीब फरमान था? बिना आग जलाए दिन में भोजन कैसे पकेगा? लोहार, कुम्हार और अन्य कारीगर जिनका काम आग पर ही निर्भर था, वे अपना काम कैसे करेंगे? क्या बादशाह ने इन सब बातों पर विचार नहीं किया? अधिकांश दरबारी जो बादशाह के गुस्से से डरते थे या उनकी चापलूसी करना चाहते थे, उन्होंने इस फरमान की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। वाह जहांपनाह, क्या अद्भुत विचार है! इससे निश्चय ही शहर की गर्मी कम होगी। आपकी दूरदर्शिता का कोई जवाब नहीं। आलमपनाह। इस तरह की बातें दरबार में गूंजने लगी। परंतु बीरबल, जो हमेशा सत्य और तर्क का साथ देते थे, चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। वे जानते थे कि ये फरमान अव्यवहारिक है और इससे प्रजा को लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी। जब चापलूस दरबारियों का शोर थोड़ा कम हुआ, तो बीरबल ने खड़े होकर अदब से कहा, जहांपनाह, आपकी प्रजा के प्रति चिंता सराहनीय है, परंतु इस फरमान के कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बादशाह अकबर, जो अपने निर्णय की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो रहे थे, बीरबल की बात सुनकर थोड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें हमारे निर्णय में कोई खोट नजर आता है? क्या तुम नहीं चाहते कि प्रजा को गर्मी से राहत मिले? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आलमपनाह, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु यदि दिन में आग नहीं जलेगी तो लोग भोजन कैसे पकाएंगे? क्या भूखे पेट रहकर गर्मी से बचा जा सकता है? और उन कारीगरों का क्या होगा जिनका पूरा व्यवसाय ही आग पर निर्भर है? उनके परिवार कैसे पलेंगे? एक चापलूस दरबारी ने तुरंत कहा, बीरबल, तुम हमेशा नकारात्मक बातें क्यों करते हो? बादशाह ने जो सोचा है वो प्रजा की भलाई के लिए ही सोचा है। लोग रात में भोजन पका सकते हैं। बीरबल ने उस दरबारी की ओर देखकर कहा, महाशय, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गरीब मजदूर दिन भर मेहनत करके शाम को कुछ कमाता है, वो रात में भोजन पकाने के लिए ईंधन और समय कहां से लाएगा? और क्या बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग सुबह से शाम तक भूखे रह सकते हैं? बीरबल की बातों में दम था। कुछ अन्य समझदार दरबारी भी मन ही मन बीरबल से सहमत थे, पर बादशाह के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बादशाह अकबर को बीरबल का इस प्रकार सीधे सीधे उनके फरमान का विरोध करना अच्छा नहीं लगा। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने कहा, बीरबल, लगता है तुम्हें हमारी बुद्धिमत्ता पर संदेह है। हमने जो फरमान जारी किया है वो अंतिम है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यदि तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो तुम अपने पद से इस्तीफा दे सकते हो। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का गुस्सा चरम पर था। बीरबल जानते थे कि यदि उन्होंने इस समय और बहस की तो बात बिगड़ सकती है। उन्होंने शांत भाव से कहा, जैसा आपका हुक्म जहांपनाह, मैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हूं। यह कहकर बीरबल चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वे जानते थे कि यह फरमान प्रजा के लिए कितना कष्टकारी होगा। उन्हें कोई ऐसी तरकीब सोचनी थी जिससे बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो जाए, और वो भी बिना उनका अपमान किए। अगले दिन से पूरे आगरा में बादशाह का अजीब फरमान लागू हो गया। सूर्योदय होते ही मुनादी करने वालों ने गलियों में घूम घूम कर घोषणा कर दी कि कोई भी आग न जलाए। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। बाजारों में हलवाइयों और ढाबे वालों की दुकानें बंद हो गई। लोहारों की भट्टियां बुझ गई। कुम्हारों के आवे ठंडे पड़ गए।
पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई अस्थायी व्यवस्था होगी, पर जब दिन चढ़ने लगा और भूख सताने लगी तो उनकी परेशानी बढ़ने लगी। बच्चे भूख से बिलखने लगे, बूढ़े और बीमार लोग बेहाल हो गए। जिनके घरों में रात का बना कुछ खाना बचा था, उन्होंने तो जैसे तैसे काम चला लिया, पर अधिकांश लोगों को भूखे ही रहना पड़ा। दोपहर होते होते शहर में हाहाकार मच गया। लोग परेशान होकर सड़कों पर निकल आए। कुछ साहसी लोगों ने चोरी छिपे आग जलाने की कोशिश की, पर शाही सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर दंडित किया। बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे। उन्हें बाहर का कोलाहल सुनाई दे रहा था, पर वे अपने निर्णय पर अडिग थे। उन्हें लग रहा था कि लोग थोड़े दिन कष्ट सह लेंगे, पर इससे शहर का तापमान जरूर कम होगा। बीरबल ये सब देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने बादशाह से मिलने का समय मांगा। बादशाह ने अनिच्छा से उन्हें अनुमति दी। बीरबल जब बादशाह के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बादशाह के चेहरे पर भी चिंता और असमंजस का भाव है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या आपने आज शहर का हाल देखा है? प्रजा भूखी प्यासी है, कारीगरों का काम ठप पड़ा है। क्या यही वह राहत है जो आप उन्हें देना चाहते थे? बादशाह ने कुछ चिढ़कर कहा, बीरबल, हमने जो किया है सोच समझ कर किया है। थोड़ी परेशानी तो होगी ही, पर इससे दीर्घकालिक लाभ होगा। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसके राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई। राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक ऊंचा बांध बनवाने का आदेश दिया। बांध तो बन गया और बाढ़ का पानी रुक गया, पर उस बांध के कारण नदी का पानी दूसरी ओर के गांवों में घुस गया और वहां तबाही मच गई। राजा ने एक समस्या का समाधान तो किया, पर उससे एक नई और बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। बादशाह अकबर बीरबल की कहानी का मर्म समझ रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, आपका उद्देश्य नेक है, पर आपका तरीका सही नहीं है। आग जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर देने से लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी। गर्मी कम करने के और भी उपाय हो सकते हैं, जैसे अधिक पेड़ लगाना, तालाब और बावड़ियां खुदवाना, लोगों को ठंडे पेय पदार्थ उपलब्ध कराना। ठीक उसी समय महल के बाहर से जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पता चला कि कुछ लोग भूख और गर्मी से बेहोश हो गए हैं और एक बच्चे की तो मृत्यु भी हो गई है। यह सुनकर बादशाह अकबर का दिल दहल गया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा था। वे जिस प्रजा को राहत देना चाहते थे, वही उनके एक गलत निर्णय के कारण और अधिक कष्ट भोग रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में न कोई विजय का भाव था, न कोई ताना। उनमें केवल गहरी सहानुभूति और चिंता थी। बादशाह ने भारी मन से कहा, बीरबल, तुम सही थे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचे बिना ही ये फरमान जारी कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने मुख्यमंत्री को बुलवाया और आदेश दिया कि आग जलाने पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि राजकोष से उन सभी परिवारों को सहायता दी जाए जो इस फरमान के कारण पीड़ित हुए हैं। जैसे ही ये घोषणा हुई, पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। घरों में चूल्हे जलने लगे, बाजारों में रौनक लौट आई। लोगों ने बादशाह अकबर और बीरबल की जय जयकार की। बादशाह अकबर ने भरे दरबार में बीरबल से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न केवल हमारे मंत्री हो, बल्कि हमारे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक भी हो। तुमने आज हमें एक बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस के कारण ही आज हमारी प्रजा एक बड़े संकट से उबर पाई है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये मेरा कर्तव्य था। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म प्रजा का कल्याण है, और यदि राजा कभी मार्ग से भटके तो उसे सही राह दिखाना उसके सलाहकार का परम कर्तव्य है। इस घटना के बाद
बादशाह अकबर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बीरबल से सलाह मशविरा अवश्य करते थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि एक शासक कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसे अपने सलाहकारों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और किसी भी निर्णय के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। और बीरबल अपने साहस, बुद्धिमत्ता और निष्ठा के कारण न केवल बादशाह के प्रिय बने रहे, बल्कि इतिहास में एक ऐसे सलाहकार के रूप में अमर हो गए जिसने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया, चाहे उसके लिए उसे अपने शासक का विरोध ही क्यों न करना पड़े। कहानी 7। एक दिन दरबार अपने पूरे शबाब पर था। शहंशाह अकबर किसी गंभीर मसले पर अपने मंत्रियों से राय मशविरा कर रहे थे। तभी ईरान से एक दूत विशेष संदेश लेकर उपस्थित हुआ। संदेश पढ़ने के बाद अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ईरानी शाह ने कुछ ऐसी शर्तें रखी थी जो मुगल सल्तनत के स्वाभिमान के प्रतिकूल थी। दरबार में तनाव का माहौल बन गया। काफी देर तक चर्चा चलती रही, लेकिन कोई संतोषजनक हल नहीं निकल पा रहा था। कुछ दरबारी युद्ध की बात कर रहे थे, तो कुछ दब्बू किस्म के लोग ईरानी शाह की शर्तें मान लेने की सलाह दे रहे थे। इसी बीच मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को फंसाने की ताक में रहते थे, को एक मौका सूझा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, ऐसे नाजुक मौकों पर हमें अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल जी की राय अवश्य लेनी चाहिए। आखिर उनकी बुद्धिमत्ता की धूम तो 7 समंदर पार तक है। देखते हैं इस गंभीर समस्या का वे क्या हल निकालते हैं। मुल्ला की आवाज में व्यंग्य साफ झलक रहा था। उनका इरादा यह दिखाना था कि बीरबल हर समस्या का हल नहीं निकाल सकते। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सारी चर्चा सुन रहे थे। हाँ बीरबल, तुम्हारी क्या राय है इस मसले पर? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह, ईरानी शाह की शर्तें अनुचित है, इसमें कोई संदेह नहीं। युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल नहीं होना चाहिए, और शर्तें मान लेना हमारी शान के खिलाफ होगा। हमें कूटनीति और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। लेकिन कैसे? एक अन्य दरबारी ने पूछा, जो मुल्ला का समर्थक था। क्या आपके पास कोई जादू की छड़ी है जिससे ईरानी शाह का मन बदल जाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ विचार अवश्य है। यदि जहांपनाह अनुमति दें तो मैं ईरानी दूत से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। ईरानी दूत, जो अब तक अपनी अकड़ में खड़ा था, बीरबल को साधारण वेशभूषा में देखकर कुछ हेय दृष्टि से देख रहा था। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता और मीठे स्वर में दूत से पूछा, मान्यवर, आप ईरान से इतनी दूर चलकर हमारे शहंशाह के लिए संदेश लाए हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके महान शाह आजकल किस विशेष कार्य में व्यस्त रहते हैं? दूत ने गर्व से कहा, हमारे शहंशाह प्रजा पालक है। वे दिन रात अपनी प्रजा की भलाई और राज्य की उन्नति के कार्यों में लगे रहते हैं। वे ज्ञानी और दूरदर्शी हैं। बीरबल ने सिर हिलाया, बहुत खूब। यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अच्छा, एक और प्रश्न। आपके शाह को सबसे अधिक प्रिय क्या है? सत्य, न्याय या अपनी प्रजा का प्रेम? दूत थोड़ा चौंका। यह कैसा प्रश्न था? उसने कुछ सोचते हुए कहा, हमारे शहंशाह को ये तीनों ही प्रिय है। वे सत्यवादी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल है। बीरबल की आंखों में एक चमक सी आई। अति उत्तम। यदि ऐसा है तो मुझे विश्वास है कि वे हमारी बात अवश्य समझेंगे। मान्यवर, आप कृपया अपने शाह को मेरा एक छोटा सा संदेश पहुंचाएंगे। कैसा संदेश? दूत ने पूछा। बीरबल ने कहा, आप उनसे कहिएगा कि हिंदुस्तान के शहंशाह के एक साधारण मंत्री ने पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी निर्दोष पर पत्थर फेंके तो क्या वह न्याय है? यदि कोई व्यक्ति किसी मित्र राष्ट्र से अनुचित मांगे रखे तो क्या वह सत्य का मार्ग है? और यदि इन कार्यों से पड़ोसी राज्यों की प्रजा के मन में भय और अविश्वास उत्पन्न हो तो क्या ये प्रजा प्रेम का परिचायक है? बस इतना ही।
ईरानी दूत बीरबल के प्रश्नों की गहराई से थोड़ा विचलित हुआ। उसे लगा था कि वो अपनी शर्तों से मुगल दरबार को झुका देगा, लेकिन यहां तो पासा पलटता दिख रहा था। उसने अनमने भाव से कहा, मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगा। बीरबल ने फिर कहा, एक और छोटी सी बात, आप जब वापस जाएं तो अपने शाह को हमारी ओर से एक भेंट भी ले जाइएगा। बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक छोटी सी सुंदर नक्काशीदार संदूकची लेकर आया। इसमें क्या है? दूत ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें 3 गोलियां हैं मान्यवर। पहली गोली सोने की है, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। आप अपने शाह से कहिएगा कि यदि वे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो हम सोने की गोली के समान मूल्यवान और स्थायी संबंध चाहते हैं। यदि वे केवल औपचारिक संबंध रखना चाहते हैं तो चांदी की गोली के समान व्यवहार होगा, और यदि वे शत्रुता ही चाहते हैं तो हम लोहे की गोली की तरह दृढ़ और कठोर उत्तर देने के लिए भी तैयार हैं। फैसला उन्हें करना है। बीरबल की इस हाजिर जवाबी और कूटनीतिक उत्तर से पूरा दरबार सन्न रह गया। जिन दरबारियों को लग रहा था कि बीरबल इस बार फंस जाएंगे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। अकबर के चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता की मुस्कान फैल गई। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। ईरानी दूत, जो अपने शाह की शर्तों को लेकर बड़ा इतरा रहा था, अब निरुत्तर था। बीरबल ने न केवल उसके शाह की अनुचित शर्तों का प्रतीकात्मक जवाब दिया था, बल्कि उसे यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मुगल सल्तनत किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। दूत ने संदूकची ली और बिना कुछ कहे दरबार से विदा हो गया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे देखने लायक थे। उनकी सारी योजना धरी की धरी रह गई थी। वे मन ही मन बीरबल की बुद्धि का लोहा मान रहे थे, पर ऊपर से अपनी खीस छिपाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों बाद ईरानी शाह का जवाब आया। उन्होंने अपनी शर्तें वापस ले ली थी और मित्रता का प्रस्ताव भेजा था। बीरबल की 3 गोलियों वाली कूटनीति काम कर गई थी। ये तो एक उदाहरण था। ऐसे अनेक अवसर आते थे जब दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने या फंसाने का प्रयास करते, लेकिन हर बार बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से उन्हें निरुत्तर कर देते और शहंशाह अकबर का दिल जीत लेते। एक और प्रसंग है। एक बार दरबार में भाषा और व्याकरण पर गहन चर्चा चल रही थी। एक बहुत बड़े भाषाविद पंडित, जो अपने ज्ञान के अहंकार में चूर थे, बीरबल को चुनौती देने के उद्देश्य से दरबार में आए। उन्होंने अत्यंत क्लिष्ट संस्कृत में कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर देना साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था। उनका उद्देश्य यह दिखाना था कि बीरबल केवल किस्से कहानियों में ही बुद्धिमान है। वास्तविक ज्ञान में वे उनके सामने कुछ भी नहीं। जब पंडित जी ने अपना प्रश्न पूछा तो दरबार में सन्नाटा छा गया। कई विद्वान भी सिर खुजलाने लगे। बीरबल शांत भाव से उठे और पंडित जी से कहा, पंडित प्रवर, आपका ज्ञान असीम है, मैं तो एक अल्पज्ञानी हूं। क्या आप कृपा करके अपने प्रश्न को थोड़ा सरल हिंदी में दोहरा सकते हैं, ताकि मेरे जैसे साधारण लोग भी उसे समझ सकें? पंडित जी अहंकार से हंसे। जो मेरे प्रश्न की भाषा ही न समझ सके, वो उत्तर क्या देगा? ये प्रश्न केवल संस्कृत के ज्ञाताओं के लिए है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, भाषा तो भावों को व्यक्त करने का माध्यम मात्र है। यदि भाव ही श्रोता तक न पहुंचे तो ऐसी क्लिष्ट भाषा का क्या लाभ? क्या आप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि आपकी मातृभाषा क्या है? पंडित जी थोड़ा झिझके, फिर बोले, मेरी मातृभाषा अवधी है, परंतु मैं सभी प्रमुख भाषाओं का ज्ञाता हूं। बीरबल ने कहा, अति उत्तम। तो क्या आप वही प्रश्न अपनी मधुर मातृभाषा अवधी में पूछ सकते हैं? मुझे विश्वास है कि आपकी मातृभाषा में आपके भाव और भी स्पष्ट रूप से व्यक्त होंगे। अब पंडित जी धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे अपनी मातृभाषा में पूछते तो उनका वो विशिष्टता का दंभ टूट जाता जो वे संस्कृत के माध्यम से दिखाना चाह रहे थे, और यदि नहीं पूछते तो ये माना जाता कि वे जानबूझकर बीरबल को समझने का अवसर नहीं दे रहे। कुछ देर सोचने के बाद
पंडित जी ने खींचकर कहा, ठीक है, मैं ये प्रश्न नहीं पूछता। तुम मुझे ये बताओ कि इस दरबार में सबसे बड़ा गधा कौन है? उनका आशय स्पष्ट रूप से बीरबल की ओर था। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। ये सीधा सीधा बीरबल का अपमान था। अकबर भी क्रोधित हो उठे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और फिर पंडित जी की ओर देखकर कहा, पंडित जी, इस दरबार में गधों को गिनना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहां इतने सारे बुद्धिमान लोग उपस्थित हैं। फिर एक क्षण रुककर अपनी उंगली से पहले पंडित जी की ओर और फिर अपनी ओर इशारा करते हुए बोले, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, अभी तो हम दो ही ऐसे हैं जो इस विषय पर इतनी गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। बीरबल का यह जवाब सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। बीरबल ने बिना किसी कटु शब्द का प्रयोग किए पंडित जी को उन्हीं के जाल में फंसा दिया था। पंडित जी अपमानित होकर दरबार से चले गए और फिर कभी बीरबल को चुनौती देने नहीं आए। ऐसे ही एक और मौके पर एक अमीर दरबारी, जो अपनी धन दौलत पर बहुत इतराता था, ने बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने दरबार में एक कीमती हीरे की अंगूठी दिखाते हुए कहा, बीरबल जी, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस हीरे की कीमत क्या होगी? उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि बीरबल ऐसी कीमती चीजों के बारे में क्या जाने। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर कहा, जनाब, ये हीरा बेशक बेशकीमती है, लेकिन इसकी असली कीमत तो तभी पता चलेगी जब इसे किसी पारखी के पास ले जाया जाएगा। अमीर दरबारी हंसा, यहां मुझसे बड़ा पारखी और कौन होगा? मैं कहता हूं, ये लाखों का है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कहते होंगे जनाब, परंतु मेरा मानना है कि किसी भी वस्तु की कीमत केवल उसके मूल्य से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और उसे धारण करने वाले व्यक्ति के चरित्र से भी आंकी जाती है। यदि ये हीरा किसी चोर के हाथ में हो तो इसकी कीमत कुछ और होगी, और यदि किसी महात्मा के हाथ में हो तो कुछ और। फिर उन्होंने अमीर दरबारी की ओर देखकर कहा, और यदि ये आपके जैसे गुणी और दानी व्यक्ति के हाथ में है तो इसकी कीमत अनमोल है, क्योंकि ये आपके गुणों को और भी प्रकाशित करेगा, यदि आप सच में गुणी और दानी हैं। बीरबल के इस उत्तर में छिपा व्यंग्य अमीर दरबारी समझ गया। उसने दान पुण्य के नाम पर कभी कुछ नहीं किया था। बीरबल ने बिना सीधे कुछ कहे उसे उसकी कंजूसी और दिखावे का एहसास करा दिया था। वो दरबारी भी शर्मिंदा होकर चुप हो गया। बीरबल की हाजिर जवाबी केवल दरबारियों को चुप कराने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे शहंशाह अकबर को भी कई बार अपनी चतुराई से निरुत्तर कर देते थे। हालांकि अकबर उनकी इस अदा के कायल थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ तो दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने अनुमान लगाने शुरू कर दिए। कोई बोला हवा, कोई बोला प्रकाश, कोई बोला विचार। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज है मन की बात, जो आपके होठों तक आने से पहले ही हम तक पहुंच जाती है, खासकर जब आप किसी नए फरमान के बारे में सोच रहे होते हैं। अकबर बीरबल का ये जवाब सुनकर हंस पड़े। बीरबल की हाजिर जवाबी के किस्से अंतहीन थे। वे हर परिस्थिति में हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धि और वाक्पटुता से करते थे। उनकी बातें न केवल मनोरंजक होती थी, बल्कि उनमें जीवन का गहरा दर्शन छिपा होता था। वे सिखाते थे कि शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, और विनम्रता एवं बुद्धि के साथ किसी भी विरोधी को परास्त किया जा सकता है। यही कारण था कि दरबारी उनसे ईर्ष्या तो करते थे, पर मन ही मन उनकी प्रतिभा का लोहा भी मानते थे और उनकी हाजिर जवाबी से हमेशा दंग रह जाते थे। बीरबल सचमुच अकबर के दरबार के एक अनमोल रत्न थे, जिनकी चमक आज भी उनकी कहानियों के माध्यम से